हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रोफेसर भाविन ठक्कर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। मैं आपके पाल सर के साथ लास्ट 4 to 5 ईयर्स से एसोसिएटेड हूं। ये पूरे सब्जेक्ट में हम लोग हर एक चीज, हर एक चैप्टर, हर एक लाइन, हर एक वर्ड को पढ़ने वाले हैं, अच्छे से डिटेल में जाएंगे। और बाय क्वालिफिकेशन तो मैं एक एडवोकेट हूं, लेकिन बाय पैशन मैं एक टीचर हूं। So, if you like the video, please hit the like, share and subscribe button. स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर का फ्रॉम स्टैंडर्ड 10, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ये रहेगा आपका लेक्चर 1 एंड सभी 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करूं वर्ड हिस्टोरियोग्राफी का, तो हिस्टोरियो का मतलब होता है हिस्ट्री और ग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ राइटिंग। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब हो जाता है द आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं, हिस्टोरिकल राइटिंग्स की बात करते हैं या हिस्टोरिकल स्टडीज की बात करते हैं, ये सभी चीजों को कैरी आउट करने का पर्पस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सो ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है, टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट एंड देयर इंटरकनेक्शंस। मतलब क्या कि हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम समझ सके कि पास्ट में ये इवेंट कब हुए, एक के बाद दूसरा इवेंट कब हुआ, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट कब हुआ। इसका मतलब है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझने के लिए, एज वेल एज हर इवेंट के बीच में क्या कोई कनेक्शन है, क्या कोई इंटरलिंक है, यह समझने के लिए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हिस्ट्री रुकता नहीं है। सो लेट अस से कि आपने साइंस पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, करेक्ट। साइंस में आपने फिजिकल साइंस के बारे में भी पढ़ा होगा, नेचुरल साइंस के बारे में भी पढ़ा होगा। जैसे कि फिजिकल साइंस कवर करता है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नेचुरल साइंस कवर करता है बायोलॉजी। अब फिजिकल साइंस हो या नेचुरल साइंस हो, ये दोनों ही कवर करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ लॉज, कुछ थियरीज जो कई सालों पहले किसी एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया था बाय यूजिंग इंपेरिकल मेथड। नाउ माय फ्रेंड्स, व्हाट इज इंपेरिकल मेथड? इट सिंपली मींस लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। बट मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, साइंस तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके लेबोरेटरी में रिक्रिएट कर सकते हैं, बट कैन यू रिक्रिएट हिस्ट्री? कैन वी स्टडी हिस्ट्री इन द सेम मेथड? आंसर इज नो माय फ्रेंड्स। तो टू स्टडी हिस्ट्री यू विल रिक्वायर अ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, सिंस वी वर नॉट प्रेजेंट इन दैट टाइम एंड स्पेस, इसीलिए हम लोग, जैसे कि एक एग्जांपल ले कि अगर एक वॉर की मैं बात कर लूं, तो क्या वो वॉर में मैं प्रेजेंट था? नहीं। तो क्या वो सिचुएशन, क्या वो सिनारियो मैं कह सकता हूं? अगर समझो किसी का असैसिनेशन हुआ है, किसी का मर्डर हो गया है, तो क्या उसको मैं रिक्रिएट कर सकता हूं? नहीं, बिकॉज आई कैन नॉट रिक्रिएट एनी ऑफ द इवेंट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में हुए, हिस्ट्री में हुए कोई भी इवेंट को मैं क्योंकि रिक्रिएट नहीं कर सकता, मैं उसके ऊपर इंपेरिकल मेथड नहीं अप्लाई कर सकता फ्रेंड्स। चलो, क्यों ना हम हमारी खुद की हिस्टोरिकल रिसर्च करें। अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द इजिप्शियन एरा। तो भाई ये दो मेरे को बर्ड्स दिख रहे हैं, यहां पे कुछ मून जैसा दिख रहा है, यहां पे कुछ वेसल जैसा दिख रहा है, यहां पे कुछ फिश जैसा दिख रहा है, यहां पे कुछ वेव्स जैसा दिख रहा है। तो हिस्टोरियंस जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। क्या आप और मैं रीड कर सकते हैं? नहीं। सो हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री? फॉर स्टडिंग हिस्ट्री वी विल नीड एन एक्सपर्ट। एक एक्सपर्ट का जरूरत पड़ेगा। ये एक्सपर्ट ऐसा होना चाहिए जिसके पास दो सॉफ्ट स्किल्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। माय फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन एन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट क्या है? सी, अभी मैं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं? तो आंसर इज हिंदी। बराबर, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो क्या मैं हिंदी में लिखूंगा? नहीं, आई विल राइट इन देवनागरी स्क्रिप्ट। गाइस, ये स्क्रिप्ट है, इसको कहा जाएगा देवनागरी स्क्रिप्ट। इसको मैं यूज कर सकता हूं हिंदी लिखने के लिए, इसको मैं यूज कर सकता हूं मराठी लिखने के लिए, बट
मैं जब बोलता हूं तो हिंदी अलग है, मराठी अलग है। ये दोनों चीजों को मिला के, यानी कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को मिला के ही बनता है एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। सो वी नीड एन एक्सपर्ट हु अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट। Only then that person can read and understand the historical document, and that is how we will study history. But historical document, how do we study this historical document? So ये बहुत ही सिंपल मेथड है, क्यों ना हम उसके टाइप ऑफ पेपर से स्टार्ट करें। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द टाइप ऑफ पेपर। जैसे कि पार्चमेंट पेपर है, नॉर्मल पेपर है, क्या रॉ मटेरियल यूज किया था वो टाइम के लोगों ने इस पेपर को बनाने के लिए, उससे भी हमें पता चल सकता है कि ये पेपर कौन से एरा को बिलोंग करता है। ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग डेट, कई बार जब कोई एक डॉक्यूमेंट है, कोई एक पेपर है, उसके ऊपर डेट लिखी हुई होगी, कौन सा कैलेंडर यूज किया, कौन सा पैटर्न ऑफ डेटिंग यूज किया, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी को या किस इवेंट को बिलोंग करता है। वी फर्दर सी लेटरिंग स्टाइल। नाउ कैन आई से, जब अब अगर हम बात करें ना क्वीन एलिजाबेथ के टाइम का, तो वो हर जो एक डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते थे, हर जो एक पर्टिकुलर पेपर होता था, एविडेंस होता था, वो सब का लेटरिंग स्टार्ट करते थे बाय फर्स्ट लेटर कैपिटल। अच्छा, हर एक का फॉन्ट अलग, हर एक का फॉन्ट साइज अलग, सो दैट इज कॉल्ड लेटरिंग स्टाइल। ऑल्सो अगर मैं आप सभी को एक ऐसे लिखने दूं, सेम टॉपिक दूं, क्या सब सेम लिखने वाले हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हर ऑथर की स्टाइल अलग होती है। हर एक राइटर, हर एक हिस्टोरियन जो ये स्टडी करता है ये सारी चीजों को, तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं कि भाई ऑथर का लेटरिंग स्टाइल क्या है, या राइटिंग स्टाइल क्या है, या मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ पेपर क्या है, टाइप ऑफ पेपर क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैंप ऑफ द अथॉरिटी। अरे वो पीके ने बोला ना, थप्पा दिखाओ, थप्पा कहां है, मुझे देखा है। तो इन द सेम वे, जब आप एक डॉक्यूमेंट देखते हैं, एक पर्टिकुलर एविडेंस देखते हैं जो रिटन फॉर्म में है, एक रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, तो उसको आप चेक किस तरीके से करेंगे? स्टैंप ऑफ अथॉरिटी, क्या इंक यूज किया है, क्या शेप्स, क्या कलर्स, क्या साइज, हर एक चीज आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर देगा। So let us understand and learn historical research method in detail. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? क्रिटिकली एग्जामिन करूंगा द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में इन डिफरेंट चैप्टर्स। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर 1, स्टैंडर्ड 9 में भी चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, करेक्ट है। तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हम यूज करने वाले हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, फॉर डूइंग आवर रिसर्च। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू स्टार्ट कलेक्टिंग द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड्स टू द हिस्टोरिकल ट्रांजिशन एंड कैरिंग आउट द कंपैरेटिव एनालिसिस। सी, हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं हिस्टोरिकल ट्रांजिशन का, या प्रोसेस विच इंक्लूडेड और वाज इन्वॉल्वड इन हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, कौन सा ऐसा प्रोसेस था जिसकी वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला? कहना ऐसे गांधी जी ने जब बोला क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए। सो क्विट इंडिया मूवमेंट, वहां से आपका जो हिस्टोरिकल ट्रांजिशन हुआ, जहां पे आपको इंडिपेंडेंस मिली। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि व्हाट वाज इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एंड व्हाट इज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सी, ये समझने के बाद हमें एग्जामिन करना पड़ेगा विद ऑल द रेलेवेंट रेफरेंस। मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था? अरे तो मुझे ये भी तो पता है ना कि कहीं पे उन्होंने स्पीच दी होगी, कहीं पे उन्होंने पैम्पलेट छपवाए, तो वो पैम्पलेट्स मिले मुझे। कैन आई से अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री कलेक्ट किया, हिस्टोरिकल ट्रांजिशन को समझ रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, क्या करके? एग्जामिन करके विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वही तो यूज कर सकते हैं ना। फर्दर, जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो कोई भी रिसर्च अधूरा है अगर आप खुद उसके ऊपर सवाल ना उठाएं,
You should first start formulating the relevant questions in view of such historical references that you are using. जो historical information को आप यूज कर रहे हो, references को यूज कर रहे हो, उसके ऊपर आपको डाउट आना चाहिए, उसको प्रूफ करना चाहिए और फिर उसके ऊपर रिलाय करना चाहिए. आफ्टर ऑल ऑफ दिस इज डन, फाइनल एजेंडा क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च करने का? कि हम हमारे हिसाब से समझ सके, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, एक हमारा वर्जन ऑफ हिस्ट्री हम प्रेजेंट कर सके. एंड दैट इज वेयर वी स्टार्ट फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस. गाइस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हम हमारे हिसाब से एक अंडरस्टैंडिंग लेके थियोरी बनाए. थीसिस का मतलब होता है थियोरी. हमारे हिसाब से एक थियोरी बनाए, एक स्टोरी बनाए जो हिस्ट्री को जस्टिफाई करे. We further see कि understanding these reference with regards to time and space given all the historical events and various conceptual framework. Guys, in reality ये सारी चीजों को जब हम समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, एग्जामिन करते हैं, क्वेश्चंस रेज करते हैं और एक थीसिस बनाते हैं, इसी को कहा जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड. इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको अच्छे से लर्न कर लेना. सो आफ्टर स्टडिंग हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझ सके कि उसको स्टडी इफेक्टिवली करने के लिए अलग अलग डिसिप्लिन यूजफुल है. जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. एपिग्राफी, विच इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. जीनियोलॉजी, विच इज स्टडी ऑफ लीनिएज. लीनिएज का मतलब वन आफ्टर द अदर, ग्रैंडफादर, फादर, सन. एक एग्जाम्पल यहां पे जैसे कि दिया हुआ है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब. एक के बाद एक लीनिएज, किसके बाद कौन. नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजी, विच इज साइंटिफिक एक्सकवेशन एज वेल एज अगेन आर्काइवल साइंस, यानी कि स्टडी ऑफ आर्काइव्स. आर्काइव्स यानी क्या? जिस तरीके से एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हम बुक्स रखते हैं, वैसे ही आर्काइव्स होते हैं जिसमें हम ओल्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं. जब उन ओल्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किस तरीके से करना है, क्या मैं किसी को भी वहां पे जाने दूंगा? क्या मैं किसी को भी वो डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने दूंगा? नहीं. पॉसिबल है कि उनको पता ही नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट को यूज कैसे करना है, एंड दे माइट डैमेज इट. उसको डैमेज हो सकता है. तो किस तरीके से हैंडल करना है, स्टडी ऑफ आर्काइव्स में हमें पता चलता है. ऑल्सो देयर इज लिंग्विस्टिक बैरियर्स. वो टाइम का लैंग्वेज अलग हो सकता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. वी नीड एन एक्सपर्ट टू स्टडी, करेक्ट. सो लिंग्विस्टिक स्टडी भी बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑल्सो एनालिसिस ऑफ द लेटरिंग स्टाइल, किस तरीके की उनकी लिखावट है, द वे ऑफ राइटिंग, द फॉन्ट, द राइटिंग स्टाइल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूमिस्मैटिक्स, दैट इज स्टडी ऑफ कॉइन्स. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ सकते हैं हम लोग. डू यू नो कि फ्रांस में एक म्यूजियम है जहां पे एक इंस्क्रिप्शन है. इस म्यूजियम का नाम है लूव्र म्यूजियम. और यहां पे ये इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको क्लियरली दिखाता है कि किस तरीके से एक जनरल को फॉलो कर रहे हैं कुछ सोल्जर्स विद अ शील्ड एंड स्पीयर इन देयर हैंड. ये पूरा इंस्क्रिप्शन हमें सिग्निफाई करता है कि उन जमाने में भी ये लोग इन चीजों को इतना ही इंपॉर्टेंस देते थे, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ देयर किंगडम, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ देयर मदरलैंड. आज के टाइम पे हमारे पास आर्मीज है और जनरल्स भी हैं, तो पूरी चीजें सेम टू सेम ही चल रही है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सुमेर सिविलाइजेशन. पास्ट में जब ये एक सिविलाइजेशन को मेसोपोटामिया के नाम से भी जाना जाता था, यहां पे भी हिस्ट्री का इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस था. जब भी कोई एक हिस्टोरिकल इवेंट होता था तो उसको ये लोग रिकॉर्ड जरूर करते थे टू मेक श्योर कि उनके नेक्स्ट जनरेशन को उनके पास्ट के बारे में, यानी कि हिस्ट्री के बारे में पता हो, उनकी महानता के बारे में, द बैटल्स दैट दे हैव फॉट, द किंग्स वर देयर, एंड ऑल्सो किन दो किंगडम्स के बीच में बैटल हुई, क्या हुआ, कौन जीता, शहीद कौन थे, हु वर द मार्टियर्स ऑफ दोज बैटल्स. हर एक चीज को रिकॉर्ड करना इनका भी एक प्रथा था. ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी आज की कोई नई बात नहीं है.
पहले भी ये किया जाता था, जैसे हमने देखा सुमेर सिविलाइजेशन में। बट इसको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाके हम ये समझते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी यानी कि ये लिखता कौन था या किस तरीके से लिखा जाता था। सो हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव। हिस्टोरियंस कौन थे? जो लोग, द स्कॉलर्स हु यूज्ड टू राइट दिस नरेटिव, ये जब भी लिखते थे तो दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। एक, ट्राई टू इंक्लूड एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता था सारी चीजों को इंक्लूड करके करने की कोशिश करते थे और करके लिखते भी थे। फर्दर ऑल्सो इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन इनके पास है उसको सिर्फ सच मान के नहीं, उसको समझ के। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जो नहीं लिखा है उसको भी समझने की कोशिश करके एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना के वो हिस्ट्री को प्रेजेंट करे। ऐसे इंसान को कहा जाता है हिस्टोरियन। सी, अगर हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, दैट इज एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी में द क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, ये लिखना बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं था। तो वो टाइम पे सारी चीजें लिखना ये कोई एक नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं हुआ करता था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, इट वाज प्रिवेलेंट, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव वाज प्रिवेलेंट, और ये लोग सारी चीजें नोट डाउन कर लिया करते थे। सी, एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी में जस्ट बिकॉज वो लोग लिखते नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है कि दे वर नॉट ईगर टू नो अबाउट और दे वर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम्स। उनको सब चीज का पता था, बट फर्क सिर्फ इतना था कि उनका मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री एंड मॉडर्न मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री बहुत ज्यादा अलग था। In ancient historiography, they had found out different ways or different means of recording history, जैसे कि cave paintings, also storytelling, singing songs और ballads। ballads क्या होते हैं? हमने 8th और 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है समथिंग कॉल्ड एज पोवाड़ा। पोवाड़ा क्या था? मराठी में हम लोग गा गा के स्टोरीज और इवेंट्स सुनाते थे। यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में ये लोग बलाड्स गा गा के सुनाते थे, जो स्टोरी को ही यू कुड से नरेट करते थे इन सिंगिंग फॉर्म, इन अ रिदमिक फॉर्म। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में अगर बात करें, so the main source of modern historiography is dependent upon the sources of you could say history, that is ancient history के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे। तो जो भी ये हिस्ट्री इन मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, ये सब का सोर्सेस क्या है? एंशिएंट सोर्सेस, यानी कि ये डिपेंड करता है हाईली ऑन एंशिएंट सोर्सेस। तो प्राइमरी सोर्स जो है ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज व्हाट? एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी डिपेंड करता है एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी पे। गाइस, यहां तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली, बट let us try to solve some MCQs which will help us to realize कि कितना हमारा अच्छे से पढ़ के हुआ है। The scope of historiography kept continuously dash, answer is expanding। See, historiography is a continuous process, याद आ रहा है? We need an dash who knows the language and script of a historical document in order to read it or understand its meaning। Answer is expert। याद आ रहा है? We need an expert who understands the language and script which forms the part of the major historical document। In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiment and dash। आंसर इज ऑब्जर्वेशन। अगर आपको इस मेथड का नाम याद है तो प्लीज चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में प्लीज फटाफट से डाल दीजिए। इंपेरिकल मेथड डैश राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट with an objective of understanding the chronology of the past events। Answer is historical research।
What is meant by numismatics? Answer is study of coins. History presents a dash of mankind's journey with the help of past human deeds. Answer is graphs. The tradition of recording a historical event can be tracked back to the Sumer civilization in dash. Answer is Mesopotamia. So my friends, with this we exhaustively complete our lecture number 1. That's it for today from my side. Thank you so very much. See you in the next class. Until then, the class is adjourned. Bye bye.